फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप के लिए सिंगापुर से एक बड़ी खबर निकल कर आई है, तो क्या है वो खबर और क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्यूचर कंज्यूमर का रिजल्ट आ चुका है, कैसा है रिजल्ट और रिजल्ट के अंदर क्या निगेटिव बातें हैं और क्या उसकी पॉजिटिव बातें, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आगे भविष्य बन सकता है इन कंपनियों का। और लगातार इनके शेयरों के अंदर गिरावट हो रही है, क्या ये गिरावट और जारी रहेगी या फिर इस पर ब्रेक लग सकता है, आगे मंडे को क्या संभावना बन रही है इन शेयरों के ऊपर। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक बड़ी अपडेट निकल कर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इस लेवल पे निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब से इसकी एजीएम हुई है तब से शेयरों में गिरावट जारी है, तो लोगों ने इस रिजल्ट को पसंद नहीं किया है। तो उसके पीछे क्या निगेटिव वजह और क्यों इस लेवल पे लोगों को ये रिजल्ट एजीएम में जो भी अनाउंसमेंट की उसको क्या लोगों की अपेक्षा उससे ज़्यादा थी, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन फ्यूचर रिटेल का स्टॉक 65.45 पर करीब 2.24% डाउन पर क्लोज हुआ, तो गिरावट हुई है, लगातार गिरावट फिर जारी है। पहले अच्छे खासी इसमें तेज़ी बनी थी, लेकिन अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। 74.80 पर 1.77% डाउन रहा और फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करें तो 95.80 पर 1.49% डाउन और फ्यूचर कंज्यूमर 9.70 पर 1.52% डाउन और फ्यूचर इंटरप्राइज 11.75 पर गुरुवार की ही क्लोजिंग। तो अकेला एक फ्यूचर इंटरप्राइज है जिसमें गिरावट नहीं हुई, न तेज़ी बनी, गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग आई है। बाकी सब शेयरों में करीब 1.5 से लेकर 2.5% की गिरावट बनी है और इसके पीछे वजह है कोई बड़ी पॉजिटिव अपडेट नहीं निकलना। लेकिन अब एक अपडेट बड़ी निकल के आई है जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है कि मंडे को पड़े और इसमें कुछ माहौल फिर से पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। तो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में 2 जुलाई को अमेजॉन और फ्यूचर मैटर पर सुनवाई शुरू हो रही है और इसके पहले ही फ्यूचर रिटेल ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में 2 एप्लीकेशन फाइल की है। जो पहली एप्लीकेशन है वो है ऑर्बिटेशन सेंटर के फैसले सुनवाई को चैलेंज किया है, यानी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो सुनवाई हो रही है ये हमें मंजूर नहीं है और ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानी कायदा कानून के अनुसार नहीं है और ये जो मध्यस्थ का जो सुनवाई है ये हमारे मामले में सही नहीं है और इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया है और इसके ऊपर सुनवाई होगी। और दूसरा जो एप्लीकेशन डाला है वो है ऑर्बिटेटर के वैकेशन के लिए लगाई गई एप्लीकेशन है। तो अब फिलहाल इन सब के ऊपर जो सुनवाई अभी चलेगी, 2 जुलाई से सुनवाई शुरू हो रही है और 12 जुलाई को इसके ऊपर फैसला आ सकता है। तो 12 जुलाई को फाइनल की गई है डेट जब इसके ऊपर फाइनल जजमेंट भी आ सकता है और इसके बीच में मंथ के अंत में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की तो हो सकता है कि कुछ इसके ऊपर एक अंतरिम आदेश आ जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि 12 जुलाई के सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के फैसले का इंतजार करे और वहाँ से जो जजमेंट पास होकर आएगा उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। तो ये दोनों के दोनों संभावना बन सकती है। परंतु एक पॉजिटिव अपडेट यह है कि अपनी तरफ से इन्होंने लड़ाई जारी रखी है और फ्यूचर ग्रुप ने और इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है। पूरे के पूरे इस मामले को ही उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि जो सुनवाई हो रही है सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आगे अब देखते हैं इसके मामले पर क्या आगे कार्रवाई होगी। साथ में फ्रेंड्स, फ्यूचर कंज्यूमर का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और कंपनी ने टोटल रिवेन्यू 386.26 करोड़ की बताई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से 59.2% डाउन है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल रिवेन्यू 347.07 करोड़ की थी, तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है और ये गिरावट की वजह आपको पता ही है, पिछले 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से और इस वजह से इनके रिवेन्यू में गिरावट आई है। काफ़ी समय से सारे के सारे इनके जो कारोबार है बंद थे और लेकिन एक इनका ये फ़ायदा रहा कि इनके जो खर्च है उसमें भी काफ़ी अच्छी कटौती हुई है। टोटल खर्च इनका रहा है 500.06 करोड़ का, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1051.87 करोड़ का था। तो खर्च में लगभग 50% की अच्छी कटौती हो गई है, जो इनके लिए एक बचत ही है। और कंपनी का नेट लॉस 483.30 करोड़ का बताया और पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका नेट लॉस 216.50 करोड़ का था। तो लॉस में बढ़ोतरी हुई है और ये
कारोबार फिलहाल बढ़ोतरी लॉस की वजह है कि पहले से कारोबार में लॉस है और कोरोना ने इसके ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट कर दिया, इस वजह से लॉस ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन इन्होंने इनका फ़ायदा हुआ कि कोरोना की वजह से इनके खर्च में 50% की बचत हो गई है। और आगे जो अब संभावना बन रही है, ये सारा का सारा मामला अब जाएगा सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के जजमेंट पर और साथ में सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि NCLT ने जो मीटिंग बुलाने की जो एप्लीकेशन दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, उसके ऊपर सुनवाई करके उसको ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। तो उसके ऊपर जब फैसला आएगा उसके बाद में ही इसके ऊपर कोई सुनवाई होगी। मुझे लग रहा है कि NCLT ने इस मामले को जानबूझ के डिले किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जो जजमेंट है वो आ जाए एक बार, उसके बाद में ही वो इसके शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए परमिशन देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कहा गया है कि आप किसी भी तरह का जजमेंट पास न करें। और इसी वजह से NCLT ने भी इस मामले को रोक दिया एक बार। और आगे अब सारा का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट और SIS सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के ऊपर है। अब हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के कारोबार की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 2153 पर, हाई बनाई 2153 की, लो है 2081 का, और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 2104 पर, करीब 2.28% डाउन पर। तो जब से AGM हुई है तब से लोगों को रास नहीं आ रहे इसके फैसले, जो भी अनाउंसमेंट हुई उससे ज़्यादा अपेक्षा लोगों की थी। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है रिलायंस ने अपने कारोबार को लेकर, अपने जो विजन जो पेश किया वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को उससे ज़्यादा अपेक्षा थी। टोटल 75,000 करोड़ रुपीज़ खर्च करने की बात कही गई है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, और वो अब एक नए क्षेत्र में एंट्री करने जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में, और इसके लिए उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बड़ा मेगा प्लान डिसाइड किया है, जो 100 गीगावाट के ग्रीन फील्ड सोलर कैपेसिटी प्रोजेक्ट को निर्माण करने का है, जो 2030 तक पूरा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के सोलर प्रोजेक्ट का डबल है, यानी अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका भी डबल होगा ये। फिलहाल जो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है वो इटली में है, एनल स्पा, जो 48.6 गीगावाट का है, और इटली बेस्ड एनएल ग्रुप 30 देशों में कारोबार करती है कंपनी, और सोलर ऊर्जा का बहुत बड़ी कंपनी कारोबार करने वाली है, और उसको टक्कर दिएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बहुत जल्द रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पदार्पण करने जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला समय पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि सरकार ने भी हिंदुस्तान की ठान लिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की वरीयता को कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस लगातार बढ़ती है और लोगों को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और इस वजह से सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाए और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जाए, और इसी वजह से इस क्षेत्र में अब रिलायंस इंडस्ट्री भी जाने वाली है। साथ उन्होंने गूगल के साथ में मिलकर सबसे सस्ते 5G मोबाइल के लॉन्चिंग की भी बात कर दी है, और आने वाली गणेश चतुर्थी को उसकी शुरुआत हो जाएगी, लोगों को उसके मोबाइल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत जल्द एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आएगा। साथ में रिलायंस इंडस्ट्री अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इस वजह से आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा संभावना बनने वाली है। भले ही अभी इसमें गिरावट दिखे, पर इस गिरावट को आप खरीदारी का मौका समझे, अब निवेश करें इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना कम रेट में मिले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदिए। अभी भी स्टॉक आपको फिर से 2100 के आसपास मिल रहा है, यानी 2200 से स्टॉक फिर से 2100 के आसपास आ चुका है। खरीदारी इसमें आपको करनी चाहिए, जितना हो सके आप खरीदारी करके रखें, आने वाले समय में ये बम्पर रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।